दिन गुजरने लगे और शादी में अभी 1 महीना रह गया था। शादी के कार्ड छप कर आए। मेरे दोस्तों को कार्ड मैंने भेज दिए और ऑफिस स्टाफ को भी कार्ड भेज दिए। अलका को कार्ड नीतू ने भेजा और साथ ही उसे टिकट भी भेज दी। इधर घर वालों ने जब नाते रिश्तेदारों को कार्ड भेजा तो सभी ने पूछना शुरू कर दिया। ताऊ जी ने सबसे यही कहा कि लड़की सबकी पसंद की है और उन्हें बाकी डिटेल नहीं दी। मैं तो वैसे भी इन सब बातों से अनभिज्ञ था। शादी से ठीक 15 दिन पहले तक मेरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भर चुका था। मैं उन दिनों काम के चलते बहुत ज्यादा बिजी था, तो घर में जो कोई भी बात होती वो मेरे सामने नहीं होती थी। दिन में मैं छत पर अपना लैपटॉप लेकर बैठा होता था। रात में मुझे देर तक जागने की मनाही थी। मेरे कुछ कजन कभी कभार आकर मेरे पास बैठ जाते और उनके साथ हंसी मजाक होता। इतने लोग तो अश्विनी की शादी में भी नहीं आए थे। एक दिन की बात है कि घर में घमासान खड़ा हो गया। बात शुरू की मौसा जी ने। भाई साहब, आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो एक तलाकशुदा लड़की की शादी, उम्र में सागर से 5 साल बड़ी की शादी अपने लड़के से करवा रहे हो। उनकी बात सुनते ही पिताजी और ताऊ जी भड़क उठे। पिताजी के कुछ कहने से पहले ही ताऊ जी बोल उठे, यहाँ तुमसे कुछ पूछा गया? शादी में बुलाया है, चुपचाप आशीर्वाद दो और निकल जाओ। मौसा जी ताऊ जी से उम्र में छोटे थे और उनका बड़ा मान करते थे। वैसे तो सभी मान करते थे, या ये कहूं कि डरते थे। इसलिए जब ताऊ जी चिल्लाए तो मौसा भीगी बिल्ली बनकर चुप हो गए। बड़ी हिम्मत करके छोटी मौसी बोली, भाई साहब, लड़की तो हमारी जात की भी नहीं। उनकी बात का जवाब ताई जी ने दिया, काहे की जात? जब हम मुसीबत में थे तो कौन से जात वाले सामने आए थे? सबके सब पुलिस के डर के मारे अपने घर में छुपे हुए थे। ताई जी की बात सुनकर सबके सब चुपचाप खड़े हो गए। मेरी बात गौर से सुन लो सारे। तुम में से अगर किसी ने भी इस शादी में विघ्न डाला या कोई ऐसी हरकत की जिससे हमारी मट्टी पलीत हुई तो उसे गोली से उड़ा दूंगा। तुम में से किसी ने अगर समधी समधन को या बहू को कुछ भी ताना मारा या कहा ना, तो अंजाम तुम्हें मैं बता चुका हूँ। एक अरसे बाद इस घर में खुशियाँ आ रही हैं। ताऊ जी की दहाड़ सुन सबके सब चुप हो गए। अब मुझे कहने की तो कोई जरूरत नहीं कि ये लगाए बुझाए अश्विनी की थी। एक वही तो थी जो सब कुछ जानती थी। इसलिए मैं इंतजार करने लगा कि मुझे कब मौका मिले जब वो अकेली हो। रात को जब मैं साक्षी को उससे लेने के बहाने उसके कमरे में पहुंचा तो मुझे वो अकेली अपना बिस्तर ठीक करते हुए दिखी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, लगा ली ना आग। ये सुनते ही अश्विनी बोली, मैंने क्या किया? उसने अनजान बनने का नाटक किया, पर मेरे सामने उसका ये रंग नहीं चल सकता था। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। तेरे अलावा यहाँ और कोई है जिसे मेरी खुशियाँ देखकर आग लग रही हो? दोबारा तूने ऐसा कुछ किया ना तो दुर्गत कर दूंगा तेरी। मैंने अश्विनी को हड़काया और साक्षी को लेकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह सुबह एक बड़ा सा ट्रक घर के आगे खड़ा हो गया। ताऊ जी ने सारे मर्दों को आवाज दी। सभी हैरान थे सिवाय उनके और पिताजी के। जब ट्रक पर से तिरपाल हटा तो उसमें पड़ा सामान देख सब समझ गए। उसमें सारा फर्नीचर था जो ताऊ जी ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया था। जब सामान उतारने के लिए मैंने हाथ लगाना चाहा तो ताऊ जी ने मना कर दिया। मैं खुशी खुशी ऊपर आया कि एक और टैंप की आवाज सुनाई दी। मैंने छत से नीचे झांका तो पता चला कि डैडी जी ने भी कुछ सामान भेजा था। घर में जितने भी रिश्तेदार आए थे सबके सब सामान उतारने में लग गए और पिताजी और ताऊ जी ये ध्यान रख रहे थे कि कहीं कुछ टूट ना जाए। मेरा कमरा इतना बड़ा था पर उसमें सामान के नाम पर मेरा सिंगल बेड और एक टेबल था। बाकी उसमें ट्रंक रखे हुए थे जिनमें गर्म कपड़े होते थे। आज जाकर मेरे कमरे को एक डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, छोटा सोफा, अलमारी और स्टडी टेबल का सुख मिल रहा था। मैंने नीतू को वीडियो कॉल करके सामान ऊपर चढ़ते हुए दिखाया और वो बहुत खुश हुई। शादी में 1 हफ्ता रह गया था और पिताजी ने मंदिर में पूजा रखवाई थी। सारा परिवार वही जमा था। मैं भी वही था और काम में मदद कर रहा था। ताऊ जी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए घर भेजा। जब मैं घर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ अश्विनी थी। उसके अलावा वहां कोई नहीं था। मैं सामान लेने अपने कमरे में पहुंचा तो अश्विनी चुपके से मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं सामान लेकर पलटा कि अश्विनी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर सीधा छत पर ले आई। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर आज उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। छत पर आकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो घुटनों के बल खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अश्विनी की आंखें छल छला गई थी, पर मेरा मन तो जैसे पत्थर का हो चुका था, जिस पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा गुस्सा आ रहा था। किस लिए माफ कर दूं? मेरा दिल तोड़ा उसके लिए, या फिर मुझे मेरे ही बेटी से दूर किया उसके लिए? मैंने गुस्से से कहा,
सबके लिए मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम्हारे दिल के साथ खेल खेला, जानते बूझते तुम्हें बहुत दुख दिया। इतना कहते हुए अश्विनी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने उसके हाथों की पकड़ खोलनी चाही पर उसने मेरा दाहिना पैर खुद से जकड़ रखा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज एक मौका दो मुझे, अश्विनी ने बिलखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक पल को मेरा दिल पसीज गया, इसलिए मैंने उसे समझाते हुए कहा, देख हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब उसी दिन खत्म हो गया था जब तूने रक्षित से शादी की थी। अब मैं नीतू से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारी शादी होने वाली है। अब ये पागलपन छोड़ दे और अपने मन से ये बात निकाल दे कि मैं अब दोबारा तुझसे प्यार कर सकता हूँ। मैंने फिर से अपने पाँव को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, पहले भी तुमने मना किया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मेरे प्यार ने तुम्हारे मन में मेरे प्यार की लौ जला दी थी। इस बार भी मैं ऐसा कर सकती हूँ, बस एक मौका दे दो, एक आखिरी मौका। अब की बार मैंने कुछ भी गलत किया तो मेरी जान ले लेना। मैं उफ तक ना करूंगी। हम दोनों और साक्षी कहीं दूर एक सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम साक्षी का सोचो, यहाँ से दूर आप उसे कितना प्यार दे सकोगे? उसे भी तो अपने पापा का प्यार चाहिए। कल को वो बोलने लगेगी तो आपको क्या कहेगी? अश्विनी की साक्षी वाली बात सुनकर मैं चुप हो गया था, पर मैं नीतू के साथ ये धोखा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ना में सर हिलाया और अश्विनी की पकड़ से अपना पांव छुड़ा लिया। मैं नीचे आने को 2 ही कदम चला हूँगा कि अश्विनी जमीन से उठ खड़ी हुई और बोली, अपनी हालत याद है ना? उस दिन क्या हुई थी? क्या कहा था तुमने उस दिन मुझसे? तो बोल, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो सब दूंगा तुझे, बस मुझे साक्षी से अलग मत कर। यही कहा था ना उस दिन? ठीक है, आज मांगती हूँ, इस शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दो, मिटा दो नीतू की सारी यादें और मैं तुम्हें साक्षी दे दूंगी। ये सिर्फ मुंह से नहीं कह रही, बल्कि कानूनी रूप से तुम्हें साक्षी की कस्टडी दे दूंगी। फिर बुलवा लेना उसके मुंह से पापा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अश्विनी ने फिर से वही जहरीली हंसी हंसते हुए कहा और मुस्कुराते हुए मेरे सामने से गुजरी। मैंने उसका हाथ बड़ी जोर से पकड़ा और उसे झटके से रोका और पीछे की तरफ खींचा। मेरी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। दिखा दी ना तूने अपनी जात। साक्षी के नाम पर नीतू की जिंदगी का सौदा करना चाहती है? तू चाहती है मैं भी उसके साथ वही करूं जो तूने मेरे साथ किया था? पर मैं तेरी तरह मौका परस्त नहीं हूं। मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूं, पर उसके लिए मैं नीतू को नहीं छोड़ सकता। वो मेरे बिना मर जाएगी। तुझसे कई गुना ज्यादा उससे प्यार करता हूं, मैंने रोते हुए कहा। अगले ही पल मेरे आंसू सूख गए और एक बाप का प्यार बाहर आया। मैंने अश्विनी का गाल पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू अपनी जोर लगा दे, देखता हूं कैसे तू साक्षी को मुझसे अलग रख पाती है। मेरे आंखों में गुस्सा देख अश्विनी आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो भी जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो ताऊ जी के रहते साक्षी को मुझसे दूर नहीं कर सकती थी। तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुझे इसी घर में रहना होगा। तेरी शादी तो उस हत्याकांड के बाद होने से रही, यहाँ रहते हुए तू साक्षी को मुझसे कभी अलग नहीं कर पाएगी। मैंने अश्विनी की सारी हिम्मत तोड़ दी थी। उसने जो घरवालों का प्यार जीतने के लिए जो कुछ दिन पहले ड्रामा किया था, उसके चलते अब वो बुरी नहीं बन सकती थी, वरना ताऊ जी समेत सारे घरवाले उसकी जान ले लेते। इतना कहते हुए मैं मंदिर लौट आया और पूजा में शामिल हो गया, पर मैं ये नहीं जानता था कि वो कमीनी औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। इधर मैं पूजा में बैठा था और उधर उसने नीतू को फोन कर दिया। नीतू का नंबर वो पहले ही भाभी के फोन से निकाल चुकी थी और आज उसने अपनी गंदी चाल चली। हेलो नीतू, मैं अश्विनी बोल रही हूँ। नीतू अश्विनी की आवाज सुनकर एकदम से चौंक गई और इसके पहले वो कुछ कहती अश्विनी बोल पड़ी, कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी वजह से सागर अपनी बेटी को छोड़कर तुमसे शादी कर रहा है। मैंने उससे आज पूछा कि क्या वो साक्षी के साथ रहना चाहता है या तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो उसने तुम्हें चुना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक बाप को उसी की बेटी से छीन रही हो। वो तुमसे को प्यार नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। इतना बोलकर अश्विनी ने कॉल काटा और नीतू को एक व्हाट्सएप पर भेजा, जिसमें उसने कुछ देर पहले मेरी कही बात का ऑडियो भेजा। उसने बड़ी ही चालाकी से मेरी तुझसे कई गुना ज्यादा उससे प्यार करता हूँ वाली बात को काट दिया और बाकी की बात ऐसे के ऐसे ही उसे भेज दी थी। ये ऑडियो सुनकर नीतू एकदम से सन्न रह गई और उसे लगा कि मैं उससे कम प्यार करता हूँ और साक्षी से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे इस त्याग के बारे में सोचकर नीतू टूट गई। वो कतई नहीं चाहती थी कि मैं साक्षी को छोऊं, बल्कि वो अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी। नीतू ने फौरन एक मैसेज टाइप किया,
आई एम कॉलिंग दिस वेडिंग ऑफ, और मुझे भेज दिया। मैं उस वक्त पूजा में था तो उसका मैसेज नहीं देख पाया। पूजा रात 9 बजे तक चली और पूजा के बाद जब मैंने नीतू का मैसेज पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे कॉल करना शुरू किया पर वो फोन नहीं उठा रही थी। मैंने डैडी मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि वो बाहर किसी रिश्तेदार के आए हैं। अब मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि वहां नीतू अकेली थी और वो कुछ गलत ना कर ले, इसलिए मैंने गोपाल भैया से बाइक की चाबी मांगी। मेरी शक्ल देखते ही वो समझ गए कि कुछ तो बात है। भैया दोस्त का एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं बाइक पर बैठा और नीतू के घर की तरफ निकल पड़ा। 4 घंटे का रास्ता मैंने 3 घंटों में पूरा किया। बाइक हवा से बातें कर रही थी और चूंकि मैंने कपड़े कम पहने थे सो ठंड से मेरा हाल बुरा था। ये तो मेरे जिस्म में नीतू को खो देने का डर था जो मुझे संभाले हुए था, वरना इतनी ठंड में बाइक फुल स्पीड से चलाना